सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत लिखित परीक्षा क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसका महत्व क्या है, इसके विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन के पक्ष, भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इन सभी के विषय में पढ़ लिया। इसके अलावा मौखिक परीक्षा क्या होती है, ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम लिखित परीक्षा को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि बचपन से आप लोग जो लिखित परीक्षा है इसको देते हुए आ रहे हैं, तो आपको लिखित परीक्षा के विषय में बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम चीजें तो आपको पता ही है। आपका पेपर होता है, पेपर में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलते हैं, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिलते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिलते हैं। और फिलहाल अगर मैं डीएलएड की बात करूं तो इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन आपने ग्रेजुएशन किया तो उसमें आपने दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के आंसर भी लिखे होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें इसमें पता है, बहुत अच्छी चीजें इसमें डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग केवल इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। दोस्तों, आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता भी चुकी हूँ आप लोगों को कि अगर आप अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो लास्ट टाइम में आपके नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। और यही सब चीजें यूपी टेट और सुपर टेट में भी आती हैं। जो आप लोगों का सिलेबस है डीएलएड का, वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है कि अगर कोई बच्चा अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ रहा है अपना चारों सेमेस्टर का, वो केवल केवल सेमेस्टर ही नहीं बल्कि अपने यूपी टेट सुपर टेट की भी तैयारी कर रहा है। तो इसलिए आप लोग प्लीज नोट्स बनाते हुए चलिए। और जितने प्रशिक्षु नोट्स बना रहे हैं, आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने नोट्स बना लिए हैं और कौन कौन लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है नोट्स बनाना। मैंने सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको कहा था कि मैं खुद अपने हाथों से लिख करके आप लोगों के नोट्स बनाती हूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। मैं लिखवा रही हूँ आपके लिए, मैं लिख रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ। आप लोगों को केवल समझ करके लिखना है, तो आप इतना काम तो करना ही है आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेहनत करोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ ऐसे ही सभी क्लासेस को लीजिए और हर दिन का काम उसी दिन खत्म करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ हम देखते हैं लिखित परीक्षा किसे कहते हैं। वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन अधिक है। मौखिक बात की अपेक्षा लिखित बात अधिक स्थायी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो लिखित रूप में ही हम मानते हैं। जैसे कि आप लोगों को नॉर्मली अगर कोई भी लेटर आता है, आप लोग तभी उस पर बिलीव करते हो जब आप उस पर देखते हो कि हाँ सचिव जी का साइन है या फिर आज की डेट लिखी हुई है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हाँ पीएनपी की तरफ से ही कोई भी लेटर आया। जब आप सारी बातें जान लेते हो अच्छे से तो तभी आप विश्वास करते हो। अगर पीएनपी की तरफ से सिर्फ ओरल, ये पीएनपी सचिव की तरफ से ओरल बोल दिया जाए कि हाँ आप लोग का एग्जाम कराया जाएगा अगले महीने में 9, 10, 11 तारीख को, तो आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन अगर वही चीज पीएनपी सचिव लिख करके आपको दे देते हैं या वहां से पीएनपी की तरफ से एक ऑफिशियल सूचना आ जाती है कि हाँ आप लोगों का एग्जाम 9, 10, 11 को ही होगा, तब आप लोग उस पर बिलीव कर लेते हो। तो वही बात की कही गई बात पर लोग उतना विश्वास नहीं करते हैं जितना लिखी गई बातों पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए शायद आप लोगों की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं मैक्सिमम लिखित ही होती हैं, ये आप लोगों को भी पता है। दोस्तों, पत्र, निबंध, कहानी, संवाद, नाटक, उपन्यास, कविता आदि विधाओं में लिखने की कला पाठक को आकर्षित करती है। दोस्तों, चाहे निबंध हो, चाहे कहानियां हो, चाहे संवाद हो, चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, कविता, ये सभी किसी ना किसी ने तो लिखा ही होगा। और लिखा कैसे होगा? जब उस व्यक्ति के अंदर लिखने की क्षमता होगी या फिर उस व्यक्ति की जो लिखावट होगी वो बहुत अच्छी होगी और वह अपने भावों को, अपने मनोभावों को बहुत ही अच्छे से व्यक्त कर पाते होंगे लिखकर। तो शायद इसीलिए जो बड़े बड़े लेखक होते हैं उनकी लिखने की शैली बहुत अच्छी होती है, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है लिखने में। तो यहाँ पर दोस्तों इसीलिए आप लोगों को भी प्रैक्टिस कराया जाता है ताकि आप लोग भी अपने भावों को, विचारों को प्रकट कर सकें और अपने भावों को, अपने विचारों को भी पहुंचा पाएं लेखन के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नों का निर्माण छात्रों की आयु, रुचि एवं पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके करना चाहिए या फिर
प्रश्नों के निर्माण के समय इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए कि वो जिन बच्चों के लिए हम प्रश्न पत्रों का निर्माण कर रहे हैं वो किस आयु के हैं, उनकी रुचि है कि नहीं, और पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम उनसे क्वेश्चन पूछे। जब भी कोई भी टीचर क्वेश्चन पेपर बनाता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि हम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चों को हमने जितना पढ़ाया है, हम कोशिश करते हैं कि उसी के बीच से ऐसे क्वेश्चन लें जिसमें बच्चा विचार करे, सोचे। उससे बहुत ज़्यादा सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होंगे। तो जो पाठ्यक्रम आपने अच्छे से बच्चों को पढ़ाया है, उसमें से आप ऐसे क्वेश्चंस को लीजिए जिनके आंसर बच्चा सोच करके लिखे, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस विषय की, किस बच्चे की सोच कैसी है। तो इस तरीके से आप अच्छे से बच्चों के पाठ्यक्रम से संबंधित क्वेश्चंस को ले करके उनका उनके प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकते हैं, और इससे बच्चों का कितना विकास हो रहा है, कौन सा बच्चा कितने अच्छे से जितने चैप्टर आपने पढ़ाए हैं उनको पढ़ा है, इन सभी बातों की आपको जानकारी हो जाती है जब आप लिखित परीक्षा ले लेते हैं। इसके बाद देखिए लिखित परीक्षा के उद्देश्य क्या है। तो लिखित परीक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं। इसमें आप देखिए बच्चों को वर्णों की ठीक-ठाक बनावट लिखना सिखाना, यानी कि जब आप लिखित परीक्षा लेते हैं तो आप देखते हैं कितने बच्चे सही से वर्णों को लिख पा रहे हैं, कितने बच्चे सही से शब्दों को लिखना जानते हैं, कितने बच्चे वाक्य बना लेते हैं। इसके बाद सुंदर व सुडौल लेख का अभ्यास कराना, ये सिर्फ और सिर्फ लिखने से ही आता है। जिन बच्चों की प्रैक्टिस अधिक आप लिखने में कराएंगे उनकी राइटिंग अधिक सुंदर होती चली जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही राइटिंग अच्छी होती है, ये आप लोगों को पता है। इसके बाद शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान, यानी कि बच्चों को जहां पर गलती आपको जब बच्चे पढ़ते हैं या जब बच्चे लिखते हैं तो आप देखिए कहां पर गलती कर रहे हैं। तो जहां पर गलतियां करते हैं, अगर बच्चा लिखेगा नहीं, केवल मौखिक रूप से किसी भी वर्ड को बोल रहा है, अगर बच्चा मौखिक रूप से किसी वर्ड को बोल रहा है लेकिन वो लिखने में क्या कर दे रहा है, उसे उसको गलत कर दे रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिन्हें बच्चे सही से बोलना तो आता है उनको, लेकिन लिखना नहीं आता है। तो इस तरीके से जैसे कि उज्ज्वल है, तो उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है। बच्चा उच्चारण तो शुद्ध कर रहा है लेकिन लिख क्या कर रहा है, गलत रहा है। तो इसलिए ये गलत है, और ये बार-बार कई बार यूपी टेट में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख करके आपको इसको बताया, एग्जाम्पल दिया कि आप देखिए बच्चा बोल तो शुद्ध रहा है लेकिन मौखिक रूप से सही बोल रहा है, लेकिन लिखित रूप में क्या कर दे रहा है, गलत कर दे रहा है। तो इसलिए जो लिखने की शैली है बच्चे की, यानी कि ये भी तो भाषा का ही कौशल है, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये सब क्या है, भाषा के कौशल है। तो लिखना भी बच्चे को आना चाहिए। तो शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान तभी हो पाएगा जब बच्चा अपनी भाषा को या अपने प्रश्नों का उत्तर वो क्या करेगा, लिखित रूप में शिक्षक को देगा। इसके बाद वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, जब बच्चा लिखेगा तो नए-नए वाक्यों की रचना वो खुद कर लेगा, ठीक है। इसके बाद विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना, यानी कि जो विषय है उसी के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग करना बच्चों को आना चाहिए। अपने अनुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करना, अपने अनुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करने के लिए हम क्या देते हैं, बच्चों को निबंध लिखने को कहते हैं। बच्चे जब निबंध लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें वो अपने मनोभावों को बहुत ही अच्छे से प्रकट कर पाते हैं लेखन के माध्यम से। तो इसलिए हम बच्चों की बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराते हैं लेखन के रूप में, जिसमें निबंध प्रतियोगिता सबसे पहले आती है। इसके बाद अब हम देखते हैं लिखित परीक्षा या अभिव्यक्ति। लिखित परीक्षा या फिर लिखित अभिव्यक्ति का महत्व क्या है। तो देखिए भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। अतः भाषा पर पूर्ण अधिकार करने की दृष्टि से लेखन कौशल का विकास आवश्यक है। इसके बाद आधुनिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता परीक्षा है। लेखन के द्वारा ही बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। आपको पता है कि हम किसी भी क्लास में हैं तो हमारा जो लेखन है, मैक्सिमम नंबर हमें किस पर मिलते हैं, जितने क्वेश्चन के आंसर हमने सही लिखे होते हैं, मैक्सिमम नंबर हमें क्वेश्चन पर ही मिलते हैं, क्वेश्चन के आंसर लिखने पर ही मिलते हैं। तो इसलिए जो लिखित परीक्षा है ये कहीं ना कहीं हमारे अभिव्यक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद देखिए बालक की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही होता है। ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि बच्चा अगर सतत मूल्यांकन हो रहा है तो हर महीने में, हर मंथ में एक टेस्ट देता है या फिर एक एग्जाम देता है। तो वह एग्जाम किस प्रकार का होता है, लिखित ही तो होता है। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है शिक्षण ग्रहण करते समय पठित सामग्री को संगठित करने, प्रश्नों का उत्तर तैयार करने, पाठ का सार लिखने, गृह कार्य आदि में लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे आपने बच्चे को होमवर्क दिया
तो होमवर्क दिया है अगर आपने बच्चे को, तो आप क्या करोगे, उसको देखोगे कि वो कंप्लीट करके लाया है या नहीं लाया है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुई, लिखित अभिव्यक्ति ही तो हुई। तो इस तरीके से बच्चों के लिखने का जो हुनर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, यानी कि बच्चों के अंदर लिखने का हुनर आना चाहिए। बच्चों के अंदर ये क्वालिटी एक टीचर ही उत्पन्न कर सकते हैं। अधिक से अधिक आप उनको लिखने को जरूर दें, ताकि बच्चों का जो लेखन क्षमता है वो बढ़े। जब बच्चों का लेखन क्षमता बढ़ेगा तो बच्चे अपने विचारों को आसानी से किसी के भी सामने लेखन के माध्यम से भी प्रकट कर पाएंगे। मौखिक रूप से तो आना ही चाहिए, ये तो मैंने कल आपको बताया था, लेकिन लिखित रूप से भी भाषा को प्रकट करना बच्चों को आना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लिखित अभिव्यक्ति या लिखित परीक्षा क्या होती है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके सभी वीडियोस थर्ड सेमेस्टर की मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है, लगातार करता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों अगर आपको और सारी सुविधाएं चाहिए हमारे चैनल से तो आप लोग ज्वाइन बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और भी आपको इससे लाभ मिलेंगे और लगातार आपको सभी अपडेट भी मिलती रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे दोस्तों और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और लगातार ऐसे ही बने रहेंगे चैनल से, क्योंकि हमारा और आपका साथ अभी बहुत लंबा है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप में से हर एक बच्चा शिक्षक बने, तो हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाएंगे, ताकि हर एक बच्चा एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।